हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी का स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल मस्त होगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो आयुर्वेद नर्सिंग 2023 की जो भर्ती आई हुई है, 300 वैकेंसी जो आई हुई हैं, उनके सिलेबस को देखते हुए जो जीवाणु परिचय सब्जेक्ट है, उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है जीवाणु, उसके बारे में आज कुछ जानकारी हम इकट्ठा किए हैं, वो आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जीवाणु के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। दोस्तों, जीवाणु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर हम विषाणु की बात करें, वायरस की बात करें, तो जो वायरस होता है उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा जीवाणु परिचय। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीवाणु के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, यानी कि जीवाणु जो है वो उसका आकार क्या होता है, वो कहाँ विकसित होता है, वो उसका स्वरूप क्या होता है, यानी वो उसका व्यास क्या होता है, उसकी लंबाई होती है कितनी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो जीवाणु परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। दोस्तों, जो बैक्टीरिया होता है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका ही पाई जाती है। दूसरा आपका जो की पॉइंट है, आकार की अगर बात करें, दोस्तों जीवाणु जो है वो गोल भी पाए जा सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, टेढ़े भी हो सकते हैं और पेचदार भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछ लेगा कि भाई जीवाणुओं का आकार क्या होता है, तो एक लाइन में आपको ये चारों ऑप्शन दे दिया और भी कुछ आपको ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेगा कि जीवाणुओं का आकार क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लेता है कि जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं। तो जीवाणु जो हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, तो जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आगे बात करें केंद्रक की। दोस्तों, केंद्रक की अगर बात करते हैं तो यह एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसलिए इनमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता। जो जीवाणु होते हैं उसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता, कहने का मतलब उसमें अपूर्ण रहता है, पूरी तरह से केंद्रक विकसित नहीं होता। हम बात करें आगे व्यास की। व्यास में जो जीवाणु होते हैं उनका 0.2 नैनोमीटर से लेकर के 1.5 नैनोमीटर तक उनका व्यास हो सकता है। नेक्स्ट, लंबाई की अगर बात करते हैं, लंबाई कितनी हो सकती है, तो लंबाई जो जीवाणुओं की होती है वो 3 से 5 नैनोमीटर तक हो सकती है। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि जीवाणुओं का व्यास कितना होता है, तो व्यास आप सीधे से बता दीजिएगा कि 0.2 नैनोमीटर से लेकर के 1.5 नैनोमीटर तक का होता है। नेक्स्ट, अगर लंबाई आपसे पूछ लेता है कि भाई जीवाणु की मैक्सिमम लंबाई या लंबाई कितनी हो सकती है, तो आप क्या बता देंगे कि जो लंबाई होती है 3 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर तक की लंबाई हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हम कार्य की बात करें तो जो जीवाणुओं का कार्य होता है वो कार्बनिक पदार्थों का अपचयन करते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म। आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये हम दूसरे चैप्टर में आपको डिटेल में बता देंगे कि एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं वृद्धि की। दोस्तों, वृद्धि की अगर बात करें तो जो जीवाणु होते हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि, लगातार वृद्धि कैसे कर लेते हैं, तो जो जीवाणु होते हैं वो अपने आकार में थोड़ा पहले वृद्धि करते हैं, यानी कि वो लंबवत होते हैं, उसके बाद बीच में से थोड़ा सा पतले हो जाते हैं और आपस में ही 2 खंडों में टूट करके विभाजित हो जाते हैं। इसीलिए क्या लिखा है, वृद्धि जो होती है उनकी विखंडन द्वारा होती है। जीवाणुओं की वृद्धि विखंडन द्वारा होती है और इसमें नर और मादा दोनों जीवाणु जो होते हैं भाग लेते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता, ये दोनों बराबर के बराबर विकसित होते हैं और अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें उपस्थिति की। उपस्थिति यानी कि ये जो जीवाणु होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, किस किन क्षेत्रों पर पाए जा सकते हैं, कैसे कैसे स्थानों पर पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो उपस्थिति इनकी रहेगी, यानी कि ये कहाँ पाए जाएंगे, ये भूमि में भी पाए जा सकते हैं, यानी कि सामान्य मिट्टी पड़ी हुई है उसमें भी जीवाणु मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ देते हैं, कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो सामान्य जमीन पर भी मिल सकते हैं।
दोस्तों जो टिटनेस का जीवाणु होता है जिसको क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी कहते हैं, दोस्तों ये जीवाणु जो होता है एक सामान्य मिट्टी में यानी भूमि में भी प्रेजेंट रहता है। आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से चोट लग गई, चोट लगने के दौरान आपके गांव में मिट्टी वगैरह कुछ लग गई तो आपको वहां पर टिटनेस होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक बार वो टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगाते हैं। दोस्तों आगे बात करें जल में, यानी यह जीवाणु जो होते हैं पानी में भी उपस्थित रह सकते हैं। आगे हम वायु में बात करें, एनवायरनमेंट में भी, खुली वायु में भी जीवाणु उपस्थित रहते हैं। आगे बात करें अन्न, यानी जो हम खा रहे हैं, जो खाना पानी खाते हैं उसमें भी जीवाणु उपस्थित रहते हैं। आगे बात करें शरीर, अब भाई शरीर में कैसे जीवाणु, अगर शरीर में जीवाणु चले गए तो कहेंगे हम तो बीमार हो जाएंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो शरीर में बैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ, या शरीर में जो हमारी आंतों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे शरीर के कार्यों में मदद करते हैं, इसीलिए उनको गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। और ऐसे जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर को बीमार नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें रोग। जो जीवाणु होते हैं वो किस किस प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला क्षय रोग, टीबी, क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, जो हमें टीबी हो जाती है, फेफड़ों की टीबी हो जाती है, वो किसके कारण होती है, इन्हीं जीवाणुओं के कारण हमें टीबी होती है। दूसरा टाइफाइड, टाइफाइड में कौन सा जीवाणु होता है, तो दोस्तों टाइफाइड में सल्मोनेला टाइफी होता है। और नेक्स्ट बात करें कुकुर खांसी, कुकुर खांसी दोस्तों किसे कहते हैं, कुकुर खांसी जिसको हम वूपिंग कफ कहते हैं, जो व्यक्ति खांसने लगता है तो लगातार खांसता रहता है, उसी को क्या कहते हैं, कुकुर खांसी या वूपिंग कफ कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इसकी वजह से डिप्थीरिया भी हो सकता है, हैजा भी हो सकता है और प्लेग भी हो सकता है। यानी कि जीवाणुओं की मदद से या जीवाणुओं के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्षय रोग हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कुकुर खांसी हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है और प्लेग भी हो सकता है। दोस्तों ये थे कुछ रोग जो जीवाणुओं की वजह से हो जाते हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में एक वीडियो हम और लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरफ जीवाणु दिए होंगे और दूसरी तरफ उनसे होने वाले रोग दिए होंगे। उस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि कौन से बैक्टीरिया कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों ये थी जीवाणु परिचय से संबंधित कुछ जानकारी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।